आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए एक मॉक पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। इस मॉक पेपर में जितने भी सवाल आपके करवाए जाएंगे, इन सभी सवालों को करने के लिए बेस्ट अप्रोच देने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। हर एक प्रश्न टॉप क्लास है, बहुत बेहतरीन प्रश्न होंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी दो प्रोडक्ट ए और बी बनाती है जिनके मूल्य क्रमशः 156 और 220 रुपये हैं। यदि बेचे गए प्रोडक्ट में से 55% प्रोडक्ट ए है और यहाँ पर 45% प्रोडक्ट बी है, भारित औसत मूल्य यानी वेटेड एवरेज प्राइस हमें यहाँ पर बतानी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो दो प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइएगा। अब यहाँ पर ए का जो प्राइस है वो कितना है, 156 रुपया पर पीस, ऐसा समझ सकते हैं। और बी का जो प्राइस है वो 220 रुपया पर पीस है, आप ऐसा समझ लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ए 55% बिक रहा है और बी प्रोडक्ट जो है 45% बिक रहा है। अगर इस क्वांटिटी का रेशियो ले लिया जाए तो क्या बनेगा, ए यहाँ पर हमारे पास 55% है ए और बी कितना है 45% है ना। अगर रेशियो लेंगे तो 5 से दोनों कटेगा, ये 11 बार में और ये 9 बार में, तो हमारा ए का जो रेशियो आया वो 11 यूनिट आया और बी का जो रेशियो आया वो यहाँ पर 9 यूनिट आया, 9 पंजे 45 है ना। अब इसको लगाने के लिए यहाँ से कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा तरीका, यहाँ पर दो तरीके एक्चुअली आपको बता रहे हैं। हमें क्या निकालना है, एवरेज। आप इसको ऐसा समझिए कि 156 रुपये के हिसाब से 11 यूनिट बिक रहा है, 11 ठो सामान ए वाला, और 220 रुपये के हिसाब से बी वाला 9 ठो सामान बिक रहा है। हमें ओवरऑल निकालना है, अगर एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी टोटल प्राइस, ए का टोटल प्राइस, फिर बी का टोटल प्राइस निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई क्वांटिटी कर देंगे। क्वांटिटी मतलब 11 + 9 यानी कि 20 कर देंगे, तो यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और सिंपल लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे में तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं जेएसएम मेथड। जेएसएम मेथड कैसे काम करता है यहाँ पर देखिएगा। आपको इन दोनों में से कोई एक को आप अपना एवरेज मान लीजिए, ठीक है, या फिर किसी को भी एवरेज मान लीजिए, इनसे मिलता जुलता कोई भी एक नंबर अपने से एवरेज मान लीजिए, है ना। तो हम लोग इसी को एवरेज मान लेते हैं कि भैया हमारा एवरेज जो है वो 156 है। ध्यान से समझते जाइएगा, हमारा जो एवरेज है वो कितना है, 156 है। ये माना हुआ एवरेज है, एक्चुअल वाला अभी निकालेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए कि डेविएशन कितने कितने का हो रहा है ना। डेविएशन मतलब कौन कितना कम या ज़्यादा है इस माने हुए एवरेज से। 156 से 156 कितना कम या ज़्यादा है, तो 0 कम या ज़्यादा है, यहाँ पर लिख दीजिए 0। फिर इसके बाद 156 से ये वाला वैल्यू 220, ये ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है यहाँ पर देखिए, तो ये 44 और 20 64 ज़्यादा है। ठीक है, ये वैल्यू, ये 220 जो है ये 64 ज़्यादा है। तो अब देखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ टोटल कितने का ज़्यादा कम हो गया, 0 का। यहाँ कितने का ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 × 64 कर देंगे। 9 × 64 करेंगे अगर हम लोग तो कितना होगा, यहाँ पर 4 नहीं हो 36 है ना, बचा 3, तो 9 × 6 = 54, 3 यहाँ पर 57 हो गया, ये 57, तो यहाँ प्लस का 57, तो 0 + 57 टोटल ओवरऑल डेविएशन कितने का आ गया, 576 का डेविएशन आ गया। अब ये जो डेविएशन है ये सभी में बटेगा मतलब 11 और 9 यानी कि 20, टोटल डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो यहाँ पर एवरेज में डेविएशन निकल कर आएगा। ये प्लस में है तो इसको ध्यान रखिएगा, प्लस लिखना है। डिवाइड करिए तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 और यहाँ पर 28 दूना 56 और यहाँ पर 2 8 16। ठीक है, ये हो जाएगा 0.8, तो 28.8। ये प्लस का आया है तो इसमें बस आप प्लस कर दीजिए कितना, 28.8। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा होगा और हमारे माने हुए एवरेज से इतना ज़्यादा हो जाएगा। जोड़ लीजिए दोनों को, 0.8 बनेगा और 8 6 14 और यहाँ 5 2 7 1 8, मतलब कि 184.8। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल में दोस्तों अगर आप लोग
एल्जेब्रिक फार्मूला लगाने लग गए तब तो हो गया आपका कल्याण। एल्जेब्रिक फार्मूला लगा के नहीं करना है इसको, ठीक है। और क्यूब का फार्मूला बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, करना कैसे है समझाते हैं हम आपको। इस क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगाइए, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड कैसे, ए बी सी इन तीनों की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ ले लीजिए, ठीक है। और ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि आपका डिनोमिनेटर में कहीं पर अनडिफाइंड ना हो जाए, जीरो ना आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो फिर अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ऐसी वैल्यू हमें ए बी सी का लेना है। साथ में ये भी ख्याल रखना है कि कहीं ए बी सी लेने से, चूज करने से हमारा जो ऑप्शंस है वो कहीं बराबर ना आ जाए, एक आध दो ठो ऑप्शंस है ना, तो हमें ऐसा वैल्यू चूज करना है। देखिए तो ए की वैल्यू हम लोग जीरो ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ए की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पर एक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को जीरो जीरो लेंगे तो जीरो और जीरो, जीरो जीरो अगर यहाँ लेंगे तो ये जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, दो ऑप्शन सेम आ जाएगा, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सी की वैल्यू अब यहाँ पर दो मत लीजिएगा, यहाँ पर ले लीजिए आप लोग -1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, है ना, एक मत लीजिएगा, क्योंकि सेम वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सभी वैल्यू रख दीजिए। सभी वैल्यू अगर इसमें रखेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर यहाँ जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बन गया 0 - 1 यानी कि -1, और -1 का क्यूब जब करेंगे तो -1 ही आएगा। फिर इसके बाद प्लस है, यहाँ रखिए, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर c 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 - 4 यानी -3, और -3 का जब क्यूब करेंगे तो हमें -27 मिलेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर अब की बार -27 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, c का स्क्वायर कितना, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, और 4 का क्यूब यहाँ पर प्लस का 64 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारा प्लस का 64। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर a - b यानी कि 0 - 1 -1 आएगा, 0 - 1 -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 हुआ। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर b - c यानी कि 1 - 2, तो -1, और -1 का क्यूब -1 ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी -1 हो गया। अब इसको देखिए, c - a यानी कि 2 - 0, तो 2 ही आएगा, 2 का क्यूब यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 64 में से 28 घटा देंगे तो 14 में से 8 गया, ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये -28 हो जाएगा, है ना। देखिएगा तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 आ गया, फिर 5 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर 3, 36 आ जाएगा प्लस का। डिनोमिनेटर में कितना होगा, 6 और ये -2, सॉरी 8 - 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव का 6 आया है। अब आपके ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर पॉजिटिव का 6 दे रहा है ना। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहले ऑप्शन को देखें अगर, तो यहाँ पर 0 + 1 0 + 1 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना होगा b + c यानी कि 1 + 2 1 + 2 यानी कि 3, फिर c + a यानी कि 2 + 0 2 + 0 2 ही होगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 6। पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इधर अगर माइनस में सबको रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, जबकि हमारा ये होना नहीं चाहिए, है ना। या फिर एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। वैसे तो 6 नहीं आना चाहिए, देखते हैं एक बार क्या आएगा। यहाँ पर अगर दोस्तों 6 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे तो आप रख के देख सकते हैं, क्योंकि 6 होने के लिए 3 बनना चाहिए, और कहीं पर भी माइनस में 3 नहीं बनेगा, क्योंकि किसी दो का डिफरेंस हमें 3 नहीं दे रहा है। ऐसे ही इसमें भी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, a की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमें 6 चाहिए था, है ना। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बन रहा है। इस तरीके से आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, तो x जो है वो y के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। बोला जा रहा है z के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, x जो है वो z के व्युत्क्रमानुपाती भी है, मतलब कि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जो x है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। पहले यहाँ x है दोनों में, तो इसको x लिख देते हैं, फिर प्रोपोर्शन लगा देते हैं। ऊपर में y है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर z हो जाएगा। ठीक है, अब आप z को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक साइड सभी को करना है। ठीक है, सब सारी वैल्यू एक साइड कर लीजिए, है ना। तो z को यहाँ ले जाएंगे तो ये x इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, x इंटू जेड हो जाएगा। y आपका नीचे आ जाएगा, तो y आपका नीचे हो गया इक्वल टू, अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा k। ठीक है, अब इसके बाद यहीं से हमारा सारा खेल शुरू होता है। कैसे, ये तो कांस्टेंट है, मतलब हम इसमें कोई भी कंडीशंस लेकर और वैल्यू रखते जाएं तो हमें बराबर वैल्यू ही देगा। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया x1 ऊपर क्या है z1 है ना, और डिवाइड में y1, ये बराबर होगा x2, फिर उसके बाद z2 और डिवाइड बाई यहाँ पर y2। ठीक है, बराबर में x3 z3 डिवाइड बाई y3 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सभी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि y 40 होने पर, z की वैल्यू 3 होने पर, x की वैल्यू 16 है। तो पहला कंडीशन तो ये बन गया, ये रखिए x की वैल्यू 16 है ना, यहाँ पर x1 की वैल्यू 16, फिर z1 बोला है ना, z1 की वैल्यू 3, डिवाइड में क्या है y1 की वैल्यू 40 होने पर y 50 और z 6, y नीचे है y2 नीचे है, तो y2 यहाँ पर 50 और z 6 है यहाँ पर, तो ये वाला आपका 6 हो जाएगा। और हमें x2 चाहिए है ना, ये वाला x, तो इसको सीधे सीधे x2 ना कह के x कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, 0 से है वहाँ से 0 कट जाएंगे है ना, और इसके बाद 6 से ये आपका 2 बार में कटेगा, और 2 से ये आपका 8 बार में कट जाएगा, और 4 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा। तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और इधर बचेगा x, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 के बराबर। बस यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2026 का प्रश्न है दोस्तों, RRB JEE का। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। 2026 का ये भी सवाल है। 7 अंक की संख्या हमारे सामने जो 3 से डिविजिबल है, a प्लस बी का मान बताना है। अच्छा, 3 से डिविजिबल होने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। चलिए, तो इस संख्या के अंकों को पहले जोड़ते हैं, सभी डिजिट्स को जोड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले जितने अंक मिलाकर 3 से कटने वाले हैं उनको हटा लीजिए, काट लीजिए, है ना। जैसे ये 3 हमारा अकेला 3 से कट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, है ना, इसको जोड़ना ही नहीं है। ये 9 भी 3 से कट जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। बाकी अब जो बचे हैं सबको जोड़िए। तो देखिए 2 बचा है, a बचा है, 8 बचा है और b बचा है। 0 जोड़ने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो 2 और 8 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10 और प्लस a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो a प्लस बी हम ऐसा क्या रखें, क्योंकि हमें a प्लस बी ही पूछा गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें। ठीक है, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें कि हमें यहाँ पर ये 3 से कटने वाला मिल जाए। ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम a प्लस बी की वैल्यू 16 रखते हैं, तो 16 प्लस 10 26 हो जाएगा। 26 आपका नहीं कट पाएगा। ठीक है, 26 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी गई थी a प्लस बी की, है ना, तो यहाँ पर 17 अगर रख देते हैं, 17, तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 17 रखेंगे तो 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27। क्या 27 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, मतलब यहाँ पर 17 होगी a प्लस बी की वैल्यू, क्योंकि 17 से बड़ी वैल्यू अब नहीं दिख रही है। तो यही जब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा, आगे चलिए नेक्स्ट पर। टाइम एंड वर्क का ये सवाल बड़ा खतरनाक है। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं 3 दिनों में 48 हेक्टेयर की कटाई कर सकते हैं और 3 पुरुष और 1 महिला 6 दिनों में 54 हेक्टेयर की कटाई कर सकते हैं, तो 14 दिनों में 378 हेक्टेयर की कटाई करने के लिए 6 पुरुषों की सहायता के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। बढ़िया सवाल है, ग्रुप डी 2025 का है।
अब लगाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग MDH फार्मूला। कैसे होता है, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। W का मतलब वर्क होता है, M का मतलब काम करने वाले, जितने भी काम कर रहे हैं, है ना, और D का मतलब डेज, कितने दिन में काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पुरुषों को हम लोग XY मान लेते हैं। F और M लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं समझने में, तो इसलिए X और Y मान लेते हैं। पुरुष को मान लेते हैं कि X और महिलाओं को मान लेते हैं कि Y, है ना, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 पुरुष यानी कि 5x और मतलब प्लस 2 महिलाएं यानी कि 2y, ये हो गया काम करने वाले यानी कि M इंटू D का मतलब 3 दिन, है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू H, हर एक दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है, इसलिए H को हटा देंगे यहाँ पर। H का मतलब R यानी घंटे, है ना, डिवाइड बाई W1 यानी कि काम, कितना काम हो रहा है 48 यूनिट, है ना, 48 हेक्टेयर की कटाई। ये बराबर होगा M2D2/W2। M2 कितना होगा, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 पुरुष यानी कि 3x प्लस 1 महिला यानी कि 1y, ठीक है, 1y इंटू डे कितने 6 दिन, और डिवाइड बाई यहाँ पर काम, कितना काम हो रहा है 54। अब यहाँ से x और y का रेशियो आएगा। x और y का मतलब एक पुरुष कितना काम कर सकता है और एक महिला कितना काम कर सकती है, उनका रेशियो, यानी उनके कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो। चलिए, तो काटा पीटी कर लेते हैं। 3 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है, 2 से इसको काटिए 27 बार में, है ना। अब 3 से कटेगा क्या, 3 से ये कटेगा 9 बार में, 3 से ये कटेगा 16 बार में। अब क्या कुछ कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 इधर आएगा, तो 9 पंजे ये हो जाएगा 45x, ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, 45x प्लस 9 दूना 18y, ये हो गया 18y इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा, 16 3 48x, ये हो गया 48x और प्लस 16y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा बढ़ा लीजिए, कितना होगा यहाँ पर देखिए तो, x को इधर ले जाइए, y को इधर ले आइए, है ना, तो 18y और माइनस 16y यानी कि 2y आ गया, इक्वल टू यहाँ देखिए 48x और 45x घट जाएगा यानी कि 3x आ गया। तो यहाँ से जो x रेशियो y आएगा, x रेशियो y बनेगा, वो कितना बन जाएगा, y को नीचे लाएंगे तो 3 इधर चला जाएगा, यानी कि 2:3 आ जाएगा, है ना। यानी कि पुरुष, x हमने पुरुष माना था, पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं और महिलाएं एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही हैं, महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि भैया यहाँ पे 14 दिन में इतना हेक्टेयर कटाई करना है, तो 6 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, है ना। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप जानते हैं ना, जो टाइम होता है वो होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, है ना, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, या फिर वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो काम कितना करना है, अब रखिएगा, वर्क कितना है 378, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम कितना है 14 इंटू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी मतलब 6 पुरुष और कुछ महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है, तो 6 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 यूनिट, तो 6 पुरुष यानी कि कितना काम करेंगे 6 इंटू 2 यानी कि 12 यूनिट, प्लस यहाँ पर कितनी महिलाएं काम कर रही हैं हमें नहीं पता है, लेकिन एक महिला 3 यूनिट काम कर रही है, एक महिला 3 यूनिट काम कर रही है, तो कुछ महिलाएं हैं, मतलब मान लीजिए कि n महिलाएं हैं, है ना, तो कितना काम करेंगी 3n काम करेंगी। बस इसको काट पीट के अपना आंसर निकाल लीजिए, यही था हमारा, है ना। 14 से काटेंगे क्या, 14 दूना 28, ठीक है, और 28 तो 9 हो गया, 14 सत्ते 98, ठीक है, कट जाएगा ये, 14 दूना 28 और 14 सत्ते 98 कट गया, ये 6 दूना 12 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3n, यानी n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, n की वैल्यू ये आ जाएगा 15 बटे 3 यानी कि 5।
तो 5 महिलाओं की आवश्यकता और होगी यहाँ पर 14 दिन में कटाई पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलिए। इस टाइप के सवाल में बहुत लोग बहुत लंबा चौड़ा खींच देते हैं, जबकि इतना कुछ करना नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। इतना बढ़िया प्रश्न है। कह रहे एक जैकेट की कीमत 4000 रुपया है। ठीक है भैया, समझ गए। त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। दोनों छूटों के बाद अंतिम कीमत क्या है और यहाँ पर इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, मतलब हमें यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। ठीक है, अगर ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट आप ऑप्शंस में देखेंगे तो हर एक ऑप्शन अलग अलग है, मतलब हमें यहाँ पे प्राइस निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ओवरऑल यानी इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लीजिए, बस इसी से काम निकल जाएगा, इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको लास्ट वाली प्राइस निकालने की ज़रूरत नहीं है और उसी में आप लोग फंस जाते हैं, है ना। अब देखिए, पहला डिस्काउंट कितना है, 32% का, है ना, 32% का। दूसरा डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, 22% का, 22% का। अब इनका दोनों का हमें ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट जो होता है, इफेक्टिव डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, A+B माइनस AB/100। ठीक है, ये होता है इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने का, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जब दिए गए हों तो उनका ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। तो 32 + 22, 32 + 22, A+B 32 + 22 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। अच्छा, अब आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, इसमें 11 है ना, तो 11 के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इसमें से इसको दे दीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे। अगर इसमें से 2 निकाल के इसको दे देंगे तो ये 64 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 11 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल होता है ना। इसीलिए ऐसा किए कि भाई इसका 2 निकाल के इसको दे दीजिए, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई ही तो करना है ना। तो इसका 2 निकाल के इसको दे दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले यूनिट डिजिट को लिखिए, 4 यहाँ हो जाएगा 4, फिर आगे जोड़ते चलिए, है ना, पिछले डिजिट को। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 का मतलब 0 बचा 1, फिर ये लास्ट वाला डिजिट और जो कैरी बचा है 1, तो 6 1 7, 704 डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब 54 में 7 घटा लीजिए, ठीक है। और 54 में 7 घटाएंगे और फिर 0.4 भी अगर घटाएंगे तो 0.4 अगर घटाएंगे तो 0.96 आ जाएगा हमें, और 0.96 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है, इतना ही यहाँ पर करना था। तो इसको घटाएंगे अगर तो ये हमारे पास ये आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ निकालने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ी। निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, उसमें बस आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। कुछ लोग दोस्तों क्या होता है ना कि ज्योमेट्री का सवाल देखते ही भागने लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे रहेंगे तो ज्योमेट्री के सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, उनमें भागने की ज़रूरत नहीं होती है। 2026 का प्रश्न है, देख लीजिए जैसे ये, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है BAC। BAC का मतलब BAC यानी ये पूरा एंगल हमें यहाँ पे निकालना है, और ये एक सर्किल के अंदर है, ठीक है। तो सर्किल के अंदर यहाँ पर एक खासियत है, खासियत ये है कि जो सेंट्रल पे एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, सेम पॉइंट से B और C, सेम पॉइंट से अगर सरकमफेरेंस पे कहीं पे मिलाया जाए और इसी दोनों पॉइंट को अगर सेंटर पे कहीं पे मिलाया जाए तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है, कहाँ का, यहाँ का, ठीक है। यानी जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल एंगल बनेगा सेंटर पे, बस यही है हमारा। तो अब ये बताइए, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका जस्ट आधा ये वाला होगा, तो यहाँ वाला एंगल बताइए कितना होगा, क्योंकि टोटल सेंट्रल एंगल एक चक्कर का 360 होता है। 360 में से ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 15 50 100 200 हो गया। ये टोटल 200 है, तो मतलब इधर वाला कितना होगा, 160 होगा कि नहीं,
भाई टोटल मिलाकर 360 होना है ना, तो ये दोनों मिलाकर 200 है, इसका मतलब ये 160 होगा, तो टोटल 360 हो गया। अब ये एंगल अगर 60 है तो इसका जस्ट आधा यहाँ पर होगा। 160 का आधा कितना होगा, 160 का यहाँ पर आधा यानी 80 डिग्री। बस यही था, ओरली बन जाता है ये सवाल, इतना आसान था, लेकिन तब जब आप सही से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों एज वाले सवालों को लगाने का कई बार हमने बेहतरीन ट्रिक आपको बताया हुआ है। ये भी 2026 का प्रश्न है आरआरबी जेई का। ठीक है, क्या बोला गया, 5 साल पहले अमित और भानु की उम्र का जो अनुपात है वो 2 और 3 था। अब से 15 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5-6 हो जाएगा। उनकी अभी की उम्र का जोड़ पता करें, मतलब प्रेजेंट के एज का सम निकालना है हमें, है ना। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 5 साल पहले, 5 साल पहले को -5 हम लोग कह ले रहे हैं। अमित और भानु, है ना, अमित और यहाँ पर भानु 2 लोग हैं। इनके जो एज का रेशियो है वो कितना कितना है, तो एज का रेशियो 5 साल पहले 2 और 3 है। लगाने का सबसे बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर बताने जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद यानी प्रेजेंट एज से 15 साल बाद ये जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5 और 6 का हो जाता है, 5 और 6 का हो जाता है। अब नीचे हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस। भाई बीच में कहीं प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 15 साल बाद, इन दोनों एज के बीच का गैप कितना हो गया, टोटल 20 साल हो जाएगा, है ना। भाई अभी से 5 साल पहले से लेकर अभी से 15 साल बाद तक का कितना गैप हुआ, हमें गैप देखना है। 20 साल का टोटल गैप हुआ। और इसको अगर नहीं समझ में आता है ऐसे तो 15 माइनस 5 ऐसा कर लीजिए, तो 15 + 5 हो जाएगा, यानी कि 20 साल। हमें डिफरेंस लिखना है, तो यहाँ पर 20 साल हो गया, ये डिफरेंस यानी गैप हमें लिखना है। माने हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रेशियो था 20 साल के बाद ये रेशियो हो गया, मतलब कि इन रेशियो में 20 साल प्लस हुआ है तब जाके ये रेशियो हमें मिला है। ठीक है, तो ये तरीका कहीं पर भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 6 दूना 12, 5 तियाँ 15, डिफरेंस लेना है। तो 15 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस मतलब घटाना है बड़े में से छोटे को, है ना। तो 15 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया, 3। इस 3 यूनिट की वैल्यू इधर भी देखिए कितना होगा, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 120 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 20 यूनिट हो गई। अब सुनते जाइए, अब यहाँ पर सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, बोला गया कि भैया, अच्छा अपना जवाब साल और महीने में दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला जा रहा है, उनकी अभी वर्तमान का एज, है ना। ठीक है, चलिए तो पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं। इस 3 की वैल्यू कितनी, तो 20 है, ये तो 20 साल का होगा 5 साल पहले। बी जो है मतलब कि भानु जो है 5 साल पहले 20 साल का था। ठीक है, इसके बाद 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए यहाँ पे, 3 की वैल्यू अगर 20 साल है, ठीक है, 3 की वैल्यू 20 साल है, इसको महीने में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 1 की वैल्यू ये फ्रैक्शन में आएगी, है ना, 1 की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो हम इसको महीने में कन्वर्ट करते हैं। महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 20 × 12 महीने हो गया, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4, 20 चौका 80, ये 80 महीने होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 की वैल्यू 80 दूना 160 महीना, है ना, 160 महीना ना होगा। ठीक है, 160 महीना हो जाएगा 2 की वैल्यू। तो 160 महीने को अब अगर हम लोग 12 से डिवाइड करके उसमें कन्वर्ट करें, क्या कहते हैं, साल में, तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 12, या आप ऐसा समझिए कि भाई 12 दहाई 120, ठीक है, और बचा 40, तो 12 × 3 = 36, मतलब कि 10 × 3 = 13, 13 56, तो 13 बार 156, है ना, 13 बार करेंगे तो 156 महीने हो जाएगा। तो ये हो गया 13 साल प्लस कितना महीना बचा, 4 महीना, तो 13 साल 4 महीना, और ये यहाँ पर 20 साल है। ठीक है, 20 साल है।
क्लियर। अब ये जो एज है दोनों के, ये 5 साल पहले के है, हमें प्रेजेंट का चाहिए। तो प्रेजेंट में क्या होगा, 5-5 साल दोनों बड़े हो गए होंगे, है ना भाई। 5 साल पहले अगर 20 का था कोई, तो अभी कितने का होगा, 5 साल बढ़ गए होंगे, यानी 25 का होगा। तो 5-5 साल दोनों में जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 18 साल, 18 साल और 4 महीना, ठीक है। और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 25 महीने का हो जाएगा, सॉरी 25 साल का हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लिए, 8-5 13, यानी कि 43 साल 4 महीना, 43 साल 4 महीना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे करने का तरीका इस सवाल को। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक बढ़िया सवाल देखते हैं। कॉट ए की वैल्यू 3/4 है, साइन 3 sin 2a माइनस कॉस 3a का मान निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला तो पता होना चाहिए, बिना फार्मूला के ये सवाल नहीं बनने वाला है ना। चलिए देखते हैं, कॉट का मतलब क्या होता है। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने समझने के लिए, हालांकि ये आपको विजुलाइज करने आना चाहिए, ठीक है। तो बेस का मतलब 3 यहाँ पर होगा और परपेंडिकुलर मतलब 4 यहाँ पर होगा। तो 3 4 इसका मतलब 5 ये हो जाएगा, है ना, ट्रिपलेट 3 4 5। अब हमें sin 2a का फॉर्मूला चाहिए। देखिए तो 3 इंटू sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। फिर माइनस cos 3a का फॉर्मूला, तो cos 3a का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 cos क्यूब a माइनस cos a, ठीक है। ये होता है 3 cos a, है ना, 3 cos a, ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, cos 3a का। बस इसमें सभी में वैल्यू रख दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से अब आप साइन कॉस निकाल सकते हैं। साइन का मतलब 4/5 यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस का कॉस का मतलब 3/5 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सारी वैल्यू रख दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 3 दूना 6, ये हो गया 6। साइन का मतलब 4/5, ठीक है, ये हो जाएगा 4/5, और कॉस का मतलब 3/5, तो ये हो गया 3/5। फिर इसके बाद माइनस। अब बड़े ध्यान से देखिए, कॉस इसमें भी है, कॉस इसमें भी है, तो क्या कॉस को हम लोग कॉमन ले लें, कॉस को ले लेते हैं कॉमन। और कॉस का मतलब 3/5, तो यानी कि 3/5 हमारा एक तो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 4 बचा, इंटू यहाँ बचेगा स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, और कॉस का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर 9/25 आएगा, है ना। फिर माइनस कॉस तो ले लिए हैं कॉमन, यानी कि 3 बचेगा सिर्फ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 3 72/25 हो जाएगा, ये 72 यहाँ पर हो गया 25, माइनस यहाँ कितना होगा 3/5 तो है ही है यहाँ पे। अच्छा इसको देखिए, ये 36 और 25 3 75, तो 75 में से 36 घटाइए, ठीक है। 75 में से अगर हम लोग, भाई ये 25 3 75 हो जाएगा ना, 75 में से अगर 35 घटा दें, 75 में से अगर 35 हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा 40, ठीक है। और एक और घटा देंगे क्योंकि हमें 36 घटाना है ना, तो यहाँ पे 40 39 बचेगा। तो ऊपर बचा -39, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी थी, तो -39/25, तो माइनस प्लस 39/25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बड़े गौर से देखते जाइएगा, यहाँ पे 5 × 25 है डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ 25 है बस है, 5 नहीं है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 125 नीचे आ जाएगा आपका, है ना। 72 × 5, 72 का आधा करिए 36, है ना, यानी कि 360, बस 72 × 5 360 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 9 त्रिक 27, 3 27 2 3 117, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए, तो 477 डिवाइड बाई यहाँ पर 125, ठीक है, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अम्ल और पानी, एसिड और वाटर, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एसिड है और यहाँ पर वाटर है। 330 लीटर टोटल विलियन है। अम्ल और पानी का अनुपात यानी एसिड और वाटर 1 और 2 के रेशियो में है।
8 और 5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए इसमें कितने लीटर एसिड मिलाना होगा, है ना। तो बाद में कितना हो रहा है, 8 और 5 का हो रहा है, 8 और 5 का हो रहा है। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर एसिड नहीं मिलाया जा रहा है, सॉरी वाटर नहीं मिलाया जा रहा है, मतलब वाटर का रेशियो फिक्स होना चाहिए था, जबकि अलग अलग है। पहले 2 है, अब 5 है, तो इनको बराबर करिए। बराबर कैसे करेंगे, बराबर ऐसे करेंगे कि भैया यहाँ पे देखिए कि ये 5 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 10 बन जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। यानी कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, और इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। नया रेशियो क्या बनेगा, 5 से इसमें करिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 5 और 10 का रेशियो ये शुरुआती का था, अब इनको नहीं लेना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10। तो वाटर अब नहीं चेंज हो रहा है, इनको अब नहीं लेना है, ठीक है। अब ये नीचे वाला हमारा होगा, वाटर नहीं चेंज हो रहा है, हमारा सिर्फ एसिड मिलाया जा रहा है। कितना यूनिट, 5 से 16 और मतलब 11 यूनिट मिलाया जा रहा है, 11 यूनिट मिलाया जा रहा है, मतलब 11 से कटने वाला कोई हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 11 से कटने वाला देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ख़त्म कहानी। तो 11 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, बस यही आपका आंसर है। अब अगर 2-3 ऑप्शन होते 11 से कटने वाले तो क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा। हमें टोटल यहाँ पर दिया गया था 330, अगर वैसे देखा जाए तो कितना है, 5 और 10 15, इस 15 की वैल्यू टोटल है कितनी, बाद वाला का मत लीजिए क्योंकि शुरू में ये बोला है, तो शुरू वाला यूनिट लेंगे, शुरू वाला रेशियो। टोटल 5 10 15, 15 की वैल्यू 330। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें 11 की वैल्यू चाहिए, है ना, तो 15 की वैल्यू 330, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 22 हो गया। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर 22 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 × 22 हो जाएगी, और 11 × 22 कितनी होगी, 242, ख़त्म, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।